अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सभी का इस्तकबाल है योर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर वेयर वी लर्न टुगेदर। जमात दहुम सबक नंबर 1 दो मुतअल्लिक़ खसीम मसावातें हमारी चल रही है, जिसकी मश्किल से 1.5 के कुछ सवाल हमारे हल हो चुके हैं। साथ ही में हमने उससे पहले वाली कुछ मिसालें भी हल की हैं। इंशाल्लाह आज मजीद आगे के सवाल लेकर फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि अगली नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा सबक जो चल रहा है जिसके अंदर हमारा दो मुतअल्लिक़ खसीम मसावातों का मश्किल से 1.5 जहां हम हमजात मसावातों के इख्तिलाफ पढ़ रहे थे। अब आज का जो सवाल आज हमने आगे का जो हमारा मुश्किल सवाल है वो ले लेते हैं। एक कसर का नसबनुमा इसके शुमार कुनिंदे के दुगने से, एक कसर का नसबनुमा इसके शुमार कुनिंदे के दुगने से 4 बड़ा है और अगर शुमार कुनिंदा और नसबनुमा दोनों से 6 कम करे तो नसबनुमा शुमार कुनिंदे का 12 गुना होता है, वो कसर मालूम कीजिए। एक कसर का नसबनुमा इसके शुमार कुनिंदे के दुगने से 4 बड़ा है। सवाल के अंदर दिया गया है एक कसर है जिसका नसबनुमा उसके शुमार कुनिंदे के दुगने से 4 बड़ा है और इस शुमार कुनिंदे और मजीद एक कंडीशन आपको सवाल के अंदर दी गई है कि अगर शुमार कुनिंदे और नसबनुमा दोनों से 6 कम करे तो जो शुमार कुनिंदा आपको दिया जाएगा, जो आप शुमार कुनिंदा आप लेने वाले हैं और नसबनुमा जो है वो दोनों में से 6 कम करने पर नसबनुमा शुमार कुनिंदे का 12 गुना हो जाता है। सवाल की दो अलग अलग शराइत, इन शराइत की बिना पर हम सवाल को मुकम्मल करेंगे। सबसे पहले कसर, सवाल की तरह दी गई है कि एक कसर है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कसर क्या चीज होती है, कसर क्या है। ठीक है, उसके लिए हम एक मिसाल लेते हैं। चलिए लेते हैं कसर, उसके लिए एक मिसाल ले लेते हैं। मिसाल में हमने एक मुस्ततिल की शक्ल बनाई गई है। अब ये मुस्ततिल मुकम्मल है, एक है, यानी यहां पर इस मुस्ततिल में कोई हिस्से नहीं है, मुकम्मल एक पूरी शक्ल हमारे सामने नजर आ रही है। हम इसे एक नाम दे देते हैं, एक मुस्ततिल। अब उसी मुस्ततिल को और एक मरतबा ले लेते हैं। अब इस मुस्ततिल को हम क्या कहते हैं, एक कद लेकर इसे 2 हिस्सों में बांट देते हैं। एक कद यानी कि वो कद है जिसकी वजह से मुस्ततिल 2 अलग अलग हिस्सों में बढ़ गया, यानी एक मुस्ततिल, इसलिए एक हो गया। अब ये कितने हिस्सों में बढ़ रहा है, तो ये 2 हिस्सों में बढ़ रहा है, एक हिस्सा और ये दूसरा हिस्सा। अब ये दोनों हिस्सों में बांटने का अमल, अगर किसी शक्ल में कोई कद उस शक्ल को 2 हिस्सों में बांटता है, 2 हिस्सों में बांटता है, तो हर हिस्सा जो भी रहेगा, यहां पे 2 हिस्से थे, 2 हिस्सों में बांटा गया है, तो हर हिस्सा जो है वहां असल अदद से तकसीम हो जाता है, असल चीज से, असल कसर से तकसीम हो जाता है, यानी 1/2 होगा। यानी यहां पर हर हिस्सा कितना हो जाएगा, 1/2, एक का 2 के 2 हिस्से, है ना। उसी तरीके से अगर कोई मुस्ततिल ले लिया जाए और इस मुस्ततिल में 2 खतूत ले लिए जाए, तो अब ये 2 खतूत की वजह से ये मुस्ततिल में 3 हिस्से बन रहे हैं, यानी असल एक मुस्ततिल यानी एक हो गया और उसमें मौजूद 2 खतूत की वजह से बनने वाले 3 हिस्से, तीनों अलग अलग हिस्से, इसलिए हमने तकसीम 3 ले लिए। 1/3 यानी हर हिस्सा 1/3 हिस्सा होगा, है ना। 1/3 यानी 1/3, 1/3 हिस्सा कसर उस मुस्ततिल का 1/3 है, यानी यहाँ पे 3 हिस्से जो हैं वो उस मुस्ततिल का 1/3 हिस्सा है। ठीक है, उसी तरीके से और एक मरतबा मुस्ततिल ले लेते हैं। हम बढ़ाते जा रहे हैं, पहले एक पूरा मुस्ततिल मौजूद था, उसके बाद हमने क्या किए, एक कद खींचे जिसकी वजह से 2 हिस्से हुए, यानी आधे हिस्से हुए, तो वो 1/2 हो गया, है ना। फिर एक मुस्ततिल जिसके अंदर 2 खतूत की वजह से 3 हिस्से हुए, है ना, वो 1/3 हिस्सा। उसी तरीके से चौथा मुस्ततिल लिया गया जिसमें 3 खतूत खींचे गए। अब ये 3 खतूत की वजह से असल मुस्ततिल जो है वो एक है। अब हर मुस्ततिल में, इस मुस्ततिल में उन 3 खतूत की वजह से
चार अलग अलग हिस्से हुए, यानी हर एक का वो एक मुस्ततील का चौथा हिस्सा यानी चार से तकसीम किया गया, एक मुस्ततील को चार से बांटा गया। पहली शक्ल के अंदर अगर देखेंगे तो वहां कोई खत मौजूद नहीं है और वो किसी को वो मुस्ततील बढ़ नहीं रहा है। दूसरी शक्ल में एक तक की वजह से वो मुस्ततील जो है दो हिस्सों में बढ़ गया। तीसरी शक्ल में दो खतूत की वजह से वो मुस्ततील तीन हिस्सों में बढ़ गया। चौथी शक्ल में तीन खतूत की वजह से वो मुस्ततील चार हिस्सों में बढ़ गया। यानी पहली शक्ल वाहिद है, अकेली है, एक है, उसके अंदर कोई हिस्से नहीं हुए। दूसरी शक्ल में दो हिस्से हुए, असल एक, यानी दो हिस्से हो रहे इसलिए उसके तकसीम किया गया बटा दो, यानी हर हिस्सा 1/2 है शक्ल का। तीसरे में 1/3 है और चौथे में 1/4। अब ये जो शक्लें हैं यानी 1/2, 1/3, 1/4 ये क्या है? तो ये जो अददों की सूरत है, जिस तरीके से हमने इसको लिखा गया है, तो ये सूरत जो है ये जाहिर करती है कसर को। ये किसे जाहिर करती है? कसर। यानी अगर इसमें से कुछ भी हो सकता है 1/2, 1/3, 1/4 ये तमाम कसरें हैं, उसी तरह बेशुमार अलग अलग कसरें बनाई जा सकती हैं। यानी कसर यानी क्या? तो कसर का काम होता है किसी एक शक्ल को, किसी एक चीज को, किसी एक मिक़दार को कुछ हिस्से में बांटना। बांटने का अमल करते वक्त जब हम बांटते हैं तो तकसीम करते हैं। मतलब अगर मेरे पास पांच किताबें हैं और 5 किताबें मुझे 3 लोगों में बांटनी है तो मैं 5/3 लूंगा, तो 5/3 ये कसर हो गई। 10 आम है, मुझे 5 लोगों में बांटने हैं तो 10/5 हम लिखेंगे, तो 10/5 ये जो होगा ये होगी कसर। तो यहाँ पर अगर 1/4 है तो 1/4 में जिसे बांटा जा रहा यानी ऊपर वाला हिस्सा आपके पास जो है ये क्या है? जिसे तकसीम किया जाए, यानी जो बांटने वाले हैं हम, और नीचे वाला हिस्सा जो जो नजर आता है वो नीचे वाला हिस्सा जाहिर करता है जिससे तकसीम किया जा रहा है, यानी जो जितनी मिक़दारों में इसको तकसीम करना है, कितने लोगों में इसे तकसीम करना है ना? यानी ऊपर वाला 1 है तो 1 को कितने लोगों में बांटना है? 4 लोगों में बांटना है। अगर 10 होता और नीचे 4 होता तो 10 को कितने लोगों में बांटना है? 4 लोगों में बांटना है। यानी ये जो सूरत है इस सूरत को कसर कहा जाता है, जिसमें ऊपर वाला अदद यानी जिसे तकसीम किया जाएगा, यानी जो तकसीम होने वाला है उसे शुमार कुनिंदा कहते हैं। जो तकसीम होगा उसे शुमार कुनिंदा कहेंगे। और जो तकसीम कर रहा है, जितनी मिक़दार में उसे बांटना है, जितने लोगों में उसे बांटना है, जितने हिस्सों में उसे बांटना है, वो नीचे नस्ब में आता है, यानी नीचे होगा तो वो नस्ब नुमा कहलाता है ना? यानी एक कसर का शुमार कुनिंदा और नस्ब नुमा दोनों ही चीजें आपके सामने यहाँ पर मौजूद है ना? तो कसर समझ में आ गई। यानी किसी एक शय को जब हम तकसीमी तरीके से बांटते हैं तो बांटने के अमल की शक्ल कसर कहलाती है ना? ठीक है। और जिस तरह हमने नातिक अदद के ताल्लुक से इसके पहले पढ़े थे कि अगर P कोई सही अदद हो और Q कोई गैर सिफर सही अदद, तो P/Q एक नातिक अदद होता है। तो यहाँ पर भी ये मौजूद है 1/2, 1/3, 1/4 से देखिए आगे जितने भी अदद जो कसर होंगे तमाम की तमाम कसरें नातिक अदद कहलाती है। बात समझ, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हमारे सवाल की जानिब। सवाल के अंदर दिया गया है, सवाल एक मतलब फिर से ले लेते हैं। एक कसर का नस्ब नुमा इसके शुमार कुनिंदे के दुगने से 4 बड़ा है। एक कसर का नस्ब नुमा इसके शुमार कुनिंदे के दुगने से 4 बड़ा है। और अगर शुमार कुनिंदा और नस्ब नुमा दोनों से 6 कम कर दे तो, कम करे तो दोनों में से 6 मनफी करना है, कम करना है, तो शुमार कुनिंदा नस्ब नुमा का 12 गुना होता है। तो वो कैसे मालूम कीजिए? यानी सवाल के अंदर शुमार कुनिंदे और नस्ब नुमा दोनों के दरमियान ताल्लुक बताया गया है। जैसे पहला रिश्ता अगर हम देखेंगे तो एक कसर का नस्ब नुमा इसके शुमार कुनिंदे के दुगने से, मतलब नस्ब नुमा और शुमार कुनिंदे के दरमियान ताल्लुक बताते हुए हमें सवाल के अंदर कंडीशन शराइत दी गई है। उन शराइत को मुकम्मल करने के लिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, उस कसर का जो हमें मालूम नहीं है, जो मालूम करना है, उस कसर का शुमार कुनिंदा और नस्ब नुमा फर्ज कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे फर्ज करते हैं कि वो कसर मालूम कीजिए, हम वो कसर मालूम करनी है उस बिना पर। तो फर्ज किया शुमार कुनिंदा x, शुमार कुनिंदा क्या लेंगे हम? x ले लेते हैं। और नस्ब नुमा जो है वो y है। शुमार कुनिंदा x, नस्ब नुमा y, यानी असल कसर क्या हो जाएगी हमारी? x/y हो जाएगी। ठीक है। फिर देखते हैं आगे। तो पहली शर्त आपके पास सवाल के अंदर जो दी गई है, तो एक कसर का नस्ब नुमा इसके शुमार कुनिंदे के दुगने से 4 बड़ा। एक कसर का नस्ब नुमा इससे करते हैं। शराइत एक शर्त, पहली शर्त है, लेकिन इस शर्त में हम 2 अलग अलग हिस्से करेंगे जिसकी बिना पर हमें मसावत बनाने में आसानी होगी, है ना? तो क्या करते हैं, तो यहाँ
यहाँ पर एक कसर का नसबनुमा इसके शुमार कुनिंदे के दुगने से 4 बड़ा है, तो एक कसर का नसबनुमा पहले लेते हैं। नसबनुमा हमने क्या फर्ज किया भाई, तो हमने नसबनुमा फर्ज किया y है ना, नसबनुमा हमने फर्ज किए y। अब यह एक कसर का नसबनुमा इसके शुमार कुनिंदे के दुगने से, तो शुमार कुनिंदा हमारे पास क्या है, तो वो x है, दुगना मतलब 2 से ज़ब्त करना पड़ेगा, इसलिए 2x हो जाएगा। दुगने से कितना बड़ा है, 4 बड़ा है दिया हुआ है, तो जमा 4 कर लेते हैं, जमा 4 कर लेते हैं। अब यही y यानी नसबनुमा मसावी होता है, नसबनुमा की कीमत मसावी होती है कब, जब शुमार कुनिंदे के दुगने में 4 मिला दिया जाए, यानी y मसावी हो जाएगा यहाँ पे 2x जमा 4। ठीक है, मसावात अगर देखी जाए तो मसावात ये दो मुतअद्दिदी खती मसावातों की मियारी सूरत में नहीं है, तो सबसे पहले इस मसावात को हम दो मुतअद्दिदी खती मसावातों की मियारी सूरत में लेते हैं, यानी मियारी सूरत में ax जमा by मसावी c के, यानी x वाला पहले उसके बाद y वाला मसावी कांस्टेंट है, या ax जमा by जमा c मसावी c पर, ये भी सूरत हम ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम ax जमा by मसावी c ही लेंगे, हम ज्यादा मसावातों को हल करने में आसानी होगी इसलिए। तो हम यहाँ क्या करते हैं, अब ये जो 2x है मसावा जो है हमारे पास y मसावी 2x जमा 4 में 2x जो है वो तरफान की दूसरी जानिब लेके चल जाता है, 2x जमा का है, तरफान की दूसरी जानिब बदल जाएगा, अलामत बदलेगी, मनफी का हो जाएगा, y पहले से ही मुस्बत का है, इसलिए 2x और y के दरमियान में अलामत जमा की आएगी, मसावी 4 जमा 4 का जमा 4, अलामत लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो मुस्बत 4 ऑलरेडी है। तो हम यहाँ पे मसावा को थोड़ा तरतीब दे देते हैं, तरतीब देने पर हमें हासिल होगा 2x जमा y मसावी है 4, लेकिन जमा की अलामत हमने निकाल दी, कोई भी अदद जो आपको दिया जाता है वो, और अगर उसको अलामत ना हो तो मुस्बत ही होता है, इसलिए हमने यहाँ पे मनफी 2x जमा y मसावी 4, ये हमारी पहली मसावत हमें हासिल हुई, मसावत नंबर 1। ठीक है, अब पहली शर्त की मदद से हमने पहली मसावत हासिल की है, उसी तरह से दूसरी शर्त लेते हैं और अगली मसावत की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी शर्त आपके सवाल के अंदर दी गई है, दूसरी शर्त आपको जो दी गई, दूसरी शर्त में दिया गया है कि अगर शुमार कुनिंदा और नसबनुमा दोनों से 6 कम करें तो, शुमार कुनिंदा और नसबनुमा दोनों में से 6 कम करें तो नसबनुमा शुमार कुनिंदे का 12 गुना होता है, नसबनुमा शुमार कुनिंदे का 12 गुना होता है। थोड़ा तरतीब देते चलते हैं, एक एक स्टेप बाय स्टेप लेंगे। अगर शुमार कुनिंदा और नसबनुमा दोनों से, शुमार कुनिंदा और नसबनुमा दोनों से, तो शुमार कुनिंदा हमने क्या फर्ज किया है x और नसबनुमा हमने फर्ज किया हुआ है, दोनों से 6 कम करें तो, 6 है तो हम 6 ले लेते हैं, है ना। अब आगे दिया है कम करें तो, यानी अलामत की इस्तेमाल होगी x मनफी दोनों की तरफ अलामत मनफी की इस्तेमाल होगी, कम करना है, शुमार कुनिंदे से भी कम करना है, नसबनुमा से भी कम करना है, यानी x में से 6 निकालेंगे, y में से भी 6 निकालेंगे। ठीक है, अब सवाल में आगे जो शर्त दी गई है, तो नसबनुमा शुमार कुनिंदे का, अब नसबनुमा कौन है, तो y मनफी 6 है, तो y मनफी 6, शुमार कुनिंदे का, शुमार कुनिंदा कौन है, x मनफी 6, तो ये x मनफी 6 हो जाएगा, ब्रैकेट में लिखे, क्यों लिखे उसकी वजह आगे देखते हैं। शुमार कुनिंदे का 12 गुना हो जाता है, 12 यानी यहाँ पे 12 से ज़ब्त करना पड़ेगा, गुना हो जाता है ना। अब यहाँ पर यानी y मनफी 6 यानी नसबनुमा मसावी होगा कब, जब शुमार कुनिंदे के में से 6 निकालकर उसे 12 से ज़ब्त कर दिया जाए, इसलिए यहाँ पे अलामत इस्तेमाल होगी दरमियान में मसावी। ठीक है, तो अब y मनफी 6, y मनफी 6 जैसा था वैसा लिख लेते हैं, मसावी का मसावी जैसा था वैसा लिख लेते हैं। अब जो 12 है ये खास के अंदर ज़ब्त होगा, किसके साथ ज़ब्त होगा, तो पहले वो x के साथ ज़ब्त होगा, 12x हो जाता है। ठीक है, फिर आगे मनफी की अलामत जैसे की वैसे रहेगी, क्योंकि 12 जमा का है, खास के अंदर मनफी जमा मनफी होता है, इसलिए जमा किया जाएगा तो मनफी की अलामत आएगी, फिर 12 का ज़ब्त करेंगे 6 के साथ, 12 छक्के 72 हो गया, है ना। अब मसावत को अगर देखें तो y मनफी 6 मसावी 12x मनफी 72 के, आपके पास एक मसावत हासिल है ना। अब इस मसावत को थोड़ा तरतीब दे देते हैं, क्या करेंगे, x वालों को एक जगह ले लेते हैं और x और y मुतगय्यरों को एक जगह लेंगे और जो कांस्टेंट आदत है उसे तरफाइन की दूसरी जानिब भेज देंगे। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, जिस तरह से मसावत के लेफ्ट हैंड साइड में y मनफी 6 y है और राइट हैंड साइड है ना, कैसा था पहले y मनफी y और 72, ये दोनों को आपस में तरतीब कर लेते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 12x और y ये एक जगह, यानी मुतगय्यर वाले जो है मुतगय्यर एक जगह आ गए और जो अदद थे वो अलग हो गए, तरफाइन बदलने पर अलामतें बदलेगी, पहले y की अलामत मनफी मुस्बत की थी, अब y की अलामत मनफी की हो जाएगी।
और जहां पर जो 72 मनफी का था वो मुस्बत हो जाएगा। मसावत को और तरकीब देते चलते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 12 मनफी 12x मनफी y जैसा तो वैसा लिख लेंगे। फिर 72 में से 6 मनफी कर देते हैं, 72 में 6 मनफी कर दिए, 600 हो गया। एक दो मुतअद्दिल खसीम मसावतों की मेयारी सूरत में मसावत हासिल हुई, 12x मनफी y मसावी है 66। आपके पास मसावत आई और इस मसावत को हम मसावत नंबर 2 दे देते हैं। अब हमने सवाल के अंदर दी गई शरायत की बिना पर, दोनों शरायत की बिना पर 2 मसावतें हासिल कर लिए। हमारे पास पहली मसावत जो है वो मनफी 2x जमा y मसावी 4 है। फिर दूसरी मसावत हमारे पास जो हासिल हुई वो है 12x मनफी y मसावी है 66। ठीक है, अब इन दोनों मसावतों के अंदर, दोनों मसावतों का अगर मुआवजा किया जाए तो पहले मसावत नंबर 1 में अगर आप गौर करते हैं तो मसावत नंबर 1 के अंदर हमें मनफी 2x जमा y मसावी 4 नजर आता है। मनफी 2x, x का जरी मनफी 2 है। नीचे दूसरी मसावत में 12x मनफी y मसावी 66 में x का जरी 12 है। दोनों जरीब अलग अलग हो गए, यानी एक जैसे जरीब नहीं है। साथ ही में y जमा y और नीचे मनफी y है। ठीक है, तो मुआवजा करने तो पहले हमें पहली x वालों x मुतगय्यर का मुआवजा करें तो मुतगय्यर तो एक जैसे हैं लेकिन जरीब मुख्तलिफ है। दूसरा अगर देखें तो y ये दोनों भी मुतगय्यर एक जैसे हैं, जरीब भी यकसा है ना? क्यों? क्योंकि कुछ नहीं रहा तो साथ में एक मौजूद होता है, तो ऊपर वाली मसावत नंबर 1 में भी एक मौजूद है, एक y होगा। नीचे वाली मसावत के अंदर भी एक मौजूद है, एक y होगा। साथ ही में दोनों की अलामतें अलग है। जब हम हमजात मसावतों को हल करते हैं तब इस तरीके से मसावत हासिल होने पर हम क्या करते हैं कि मुतगय्यर अगर एक जैसे हो गए, जरीब भी अगर एक जैसे हो गए तो अलामतों की बिना पर उसका अमल किया जाता। तो y जमा का है पहली मसावत में, दूसरी मसावत में y मनफी का है। जब अलामतें मुख्तलिफ हो तो अमल जमा का कर लें। जमा का अमल करने से दोनों जमा का y और मनफी का y कट जाएगा और हमें x की कीमत पहले हासिल होगी। तो हम क्या करते हैं मसावत नंबर 1 और 2 की जमा कर लेते हैं। तो मसावत नंबर 1 पहले ले लेते हैं 2x मनफी 2x जमा y मसावी है 4 के, और दूसरी मसावत लेते हैं 12x मनफी y मसावी है 66 के। अब ये दोनों मसावत में अमल जमा क्या करेंगे हम? ठीक है, तो जमा का करने के बाद पहले क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जमा y और मनफी y, जमा मनफी 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 रहा तो जमा y मनफी y एक दूसरे से कर गए। अब यहाँ पर दूसरी उसका जो बचा हिस्सा हमारे पास कौन है, तो मनफी 2x और जमा 12x है, तो बड़ा अदद 12x उसमें से छोटा अदद निकाल देते हैं क्योंकि मनफी का अमल है, मनफी की अलामत है उससे। तो बड़े में छोटा अदद निकाल देंगे, यानी 12x में से 2x मनफी करने पर हमें क्या हासिल हो जाएगा, 10x हासिल हो जाएगा। उसी तरह से 66 और 4 ये दोनों भी मुस्बत वाले अमल भी जमा का ही करना है। दोनों की जमा करने पर हमें 70 हासिल हो गया, यानी 10x मसावी आ गया 70 के। तब x का जरीब 10 है, हमें x अकेले की कीमत मालूम करनी है। तब फिर दूसरी जानिब चला जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तकसीम का मान होगा, तब 10 का 10 10 70 और हमारे पास x की पहली कीमत हासिल हो जाएगी 7। इसी वजह से यहाँ पर x हासिल हो गया, इसका मतलब हमने उस कसर का शुमार नहीं किया जो हमने फर्ज किए थे x को, वो हमें हासिल हो गया, कितना आ गया 7 आ गया। लेकिन हमारा जवाब यहाँ मुकम्मल नहीं होता क्योंकि हमें वो कसर मालूम करनी है। तो कसर मालूम करने के लिए शुमार गुणिंदा और नस्बनुमा दोनों मालूम होना जरूरी है। x की कीमत तो हमें हासिल हो गई, y की कीमत बाकी है, y की कीमत मालूम कर लेते हैं। तो y की कीमत मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, मसावत लेते हैं। हमारे पास 2 मसावत है, मसावत नंबर 1 और मसावत नंबर 2। इन दोनों मसावत में से छोटी पहली मसावत लेकर y x की कीमत उसके अंदर रखेंगे और उससे सवाल को हल करेंगे। तो हमारे पास जो है x की कीमत मसावत नंबर 1 में ले लेते हैं, छोटी मसावत है, तो मनफी 2x जमा y मसावी है 4 के। पर यहाँ पर x जो हमारे मसावत नंबर 1 है, इस मसावत नंबर 1 में 2 मनफी का जैसा था वैसा ले लेते हैं। x जो है हमने हासिल किए, यहाँ पर कितनी हासिल की, तो x मसावी 7 है ना। तो x मसावी 7 जो है, x मसावी 7 ले लेते हैं। तो x को निकालकर उसकी जगह 7 लेंगे, लेकिन वहां पे सिर्फ 7 नहीं ले सकते, खौस के अंदर 7 लेंगे क्योंकि ज़र्ब के साथ होगा, जमा y मसावी 4 जैसा था वैसा रहेगा। ठीक है, अब ये 2 और 7 मनफी 2 और 7 दोनों का ज़र्ब मनफी 14 हो जाएगा, जमा y मसावी 4 जैसा था वैसा रहा। अब मनफी का 14 तरफन की दूसरी जानिब लेके चल जाता है, मनफी का 14 तरफन की दूसरी जानिब लेके गए, मनफी की अलामत तब्दील होगी, अब अलामत हो जाएगी वहां पे जमा की, तब y मसावी हो जाएगा 4 में 14, दोनों की जमा करने 18 हो गया। यानी इस तरीके से हमें y की कीमत भी हासिल हो गई, यानी उस कसर का शुमार गुणिंदा और नस्बनुमा दोनों की कीमतें हमारे सामने है। ठीक है, तो वो शुमार गुणिंदा कितना है हमारे पास, तो शुमार गुणिंदा हमने फर्ज किए थे x और x की कीमत आई 7,
नसब नुमा हमने फर्ज किए थे y और y की कीमत आ गई हमारे पास 18, तो वो कसर हमारी जो होगी यानी x बटा y हमारी कसर है, तो उस कसर में x की कीमत हमारे पास जो है वो है 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 बटा जैसा था वैसा y की कीमत जो है वो है 18 और हमारा जवाब आया 7 बटा 18। यानी इस मसावत दी गई शराइत की बिना पर जो सवाल हमें दिया गया था उसकी कसर 7 बटा 18 हमें हासिल हो गई। उम्मीद है सवाल समझ में आया होगा। थोड़ा तवज्जो के साथ देखें। बात को समझने का बेहतर तरीका यह है कि आप ज्यादा से ज्यादा ऐसे 1 से 2 मरतबा देख लें और वही बेरा देखे हल करें, और फिर बाद में अगर कुछ समझ में ना आए तो 1 मरतबा वीडियो देख लें फिर और 1 मरतबा आप देख लें, और अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो इंशाल्लाह हमें कमेंट में बताएं या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ लें। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं अगले सवाल में जाने। हमारे पास और एक सवाल इसी मश्क का है, वो ले लेते हैं। सवाल जो है हमारे पास सवाल दिया गया है 10 टन की गुंजाइश के एक बार बरदार ट्रक में, पहले सवाल पूरा ले लेते हैं उसके आगे लिखेंगे। तो 10 टन की गुंजाइश के एक बार बरदार ट्रक में ए और बी 2 किस्म के मखसूस वजन के संदूक रखे गए हैं। चलिए एक लाइन के पहले समझने की कोशिश करें। बार बरदार ट्रक जिसमें सामान भरकर नकल अमल की जाती है, ट्रक सभी को पता है। तो यहाँ पे 2 किस्म है, उसके अंदर वजन वाले बॉक्सेस रखे हुए हैं, एक संदूक रखे हुए हैं, तो ए किस्म वाला संदूक है और बी किस्म वाला अलग अलग, बी किस्म वाले और एक संदूक है। सवाल के अंदर आगे दिया गया है। अब एक किस्म के 150 और बी किस्म के 100 संदूक रखे हैं। ट्रक की 10 टन की गुंजाइश पूरी हो जाती है। ट्रक के अंदर 10 टन का वजन, यानी ट्रक ऐसा ट्रक है जो 10 टन का वजन संभाल सकता है, जिसके अंदर ए किस्म के और बी किस्म के बॉक्स रखने पर 10 टन पूरा मुकम्मल होना चाहिए। इस तरह से बदलिए। फिर सवाल के अंदर एक हिस्सा दिया गया है जिसमें बताया गया है कि अगर ए किस्म के 150 और बी किस्म के 100 संदूक रख दें तो 10 टन मुकम्मल हो जाता है। और आगे की सवाल में अगली कंडीशन ये है कि अगर ए किस्म के 260 संदूक रखी तो ट्रक की गुंजाइश 10 टन पूरी होने के लिए बी किस्म के 40 संदूक की जरूरत होती है। यानी इस तरह से ऊपर दिया गया है कि ए के 150 रखो, बी के 100 रखो, 10 टन पूरा हो जाएगा। उसी तरह से अगले हिस्से में या अगली शर्त के अंदर हम बोल सकते हैं, तो अगली शर्त में ए किस्म के 260 अगर रख देते हैं तो 10 टन पूरा होने के लिए बी किस्म के सिर्फ 40 संदूकों की जरूरत होगी। तो हमें क्या करना है, हर संदूक का वजन मालूम करना है। हमें हर संदूक का वजन मालूम करना है। याद रखिए, बार बार ट्रक में ए किस्म के कुछ संदूक जिसकी गुंजाइश 10 टन, जिसमें ए किस्म के कुछ संदूक, बी किस्म के कुछ संदूक, गाड़ी पूरी भर गई है, वजन 10 टन का संभाल लेती है। ठीक है, एक ट्रक 10 टन का वजन संभालती है, ए किस्म के कुछ संदूक उसके अंदर मौजूद है, बी किस्म के अंदर कुछ संदूक उसके अंदर रखे जाते हैं। सवाल लोग आगे इससे बात करते चल रहे हैं, शराइत को अलग अलग कर लेते हैं। पहले कुछ हिस्सा जो है जो हमें समझना जरूरी है कि ए और बी 2 किस्म के मखसूस वजन के संदूक रखे गए हैं। वजन के संदूक, ए किस्म का वजन, ए किस्म के वजन के संदूक, ए किस्म वाला जो संदूक है उसका वजन अलग, बी किस्म वाले संदूक उसका वजन अलग। इन्हीं दोनों की बिना पर हमें हर संदूक का वजन मालूम करना है, हर संदूक का वजन मालूम करना है। तो हम यहाँ फर्ज करते हुए चल रहे हैं कि ए किस्म के वजन का जो संदूक है उसका वजन ए ही है और बी किस्म के जो संदूक है उसका वजन बी ही है। ए वालों के लिए ए ही लेंगे, बी वालों के लिए बी ही लेंगे। चलिए सवाल को शराइत की बिना पर हल करते हैं। तो पहली शर्त आपको सवाल के अंदर दी गई है, क्या दी गई है, तो एक बार बर्दार हम ट्रक थोड़ा तवज्जो से पकड़ते हैं। एक बार बर्दार ले लिए, उसके बाद एक किस्म के 150 संदूक, तो ये ट्रक के अंदर हम एक किस्म के 150 संदूक भर देते हैं, भर लेंगे पूरे 150 गिन के 150 एक किस्म वाले संदूक अगर रखें तो ये पूरी ट्रक भरने वाला है नहीं, पूरी मुकम्मल ट्रक नहीं भरेगी, कुछ हिस्सा बाकी रहेगा जो किसके लिए रहेगा, वो बी किस्म के संदूक वाला के लिए रहेगा। सवाल के अंदर जिस तरह की कंडीशन आपको दी गई है उस कंडीशन की बिना पर, ठीक है। तो यहाँ पर एक किस्म वाले 150 संदूक हमने ले लिए, तो हम इसको क्या करते हैं, पैक कर लेते हैं और उसके ऊपर लिख देते हैं कि ये एक किस्म के हैं और ये 150 एक किस्म के संदूक, 150 एक किस्म के संदूक है ना। अब 150 जब ए लिखे हमने, 150 जमा ए नहीं लिखे, अब याद रखें 150 जब ए क्यों लिखे। मेरे पास एक डब्बा है जिसके अंदर हमने 5-5 किलो की प्लेट रखे हैं, पहली प्लेट रखने लगी है, अब उस डब्बे के पास 5 किलो, दूसरी प्लेट रखेंगे 5 और 5 5 दूनी 10, तीसरी रखेंगे 5 3 15, चौथी रखेंगे 5 और 20, 5 5 5 25,
5 6 30, इस तरह से सब बढ़ा जाएगा। तो जी उसी तरीके से हमने यहाँ पे क्या किए 150 ए यानी 150 घन ए पहले शर्त। अब पूरा वजन उसका हो जाएगा उसी तरह 150। अब आगे इससे भी दिया गया है कि 20 किस्म के 100 संदूक रखे हैं। अब 20 किस्म के संदूक ट्रक के अंदर भर देते हैं, तो 20 किस्म के पूरे संदूक भरेंगे। तो 20 किस्म के पूरे संदूक भरने के बाद यहाँ पे ये ट्रक की गुंजाइश जो है सवाल के अंदर दी गई शर्त की बिना पर ये ट्रक की गुंजाइश पूरी मुकम्मल होनी चाहिए। कितनी? तो 10 टन। अगर ट्रक की गुंजाइश मुकम्मल होती है 10 टन तो ही सवाल हमारा सही तौर पर हल होगा। और याद रखिए हम सवाल में टन दिया गया है ना, तो अब यहाँ पर 20 किस्म वाले जो संदूक ले हैं वो ले लिए, भर दिए, इसको भी सील कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं। अब 100 भी है ना, दोनों मिला कर दीजिए 150 ए और 100 बी है ना। 100 ए किस्म वाले 150 संदूक, बी किस्म वाले 100 संदूक। आगे शर्त में 10 टन की गुंजाइश, तो 10 ले लेते हैं। अब वो ट्रक भर गया, कितना वजन हो गया उसका पूरा 10 टन की गुंजाइश मुकम्मल हो जाएगी, पूरी हो जाए। कब होगी? जब ए किस्म वाले जो है यानी 150 ए जमा 100 बी अगर करते हैं, दोनों मिलाकर मसाले किसके होने वाला 10 टन के है ना, 10 टन के मसाले हो गए। 150 ए वाले संदूक 100 बी वाले संदूक मिलाकर 10 टन की गुंजाइश मुकम्मल हो जाती है। और इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो हमारी एक मसावत भी हासिल हो गई। मसावत क्या बनी? तो मसावत बनी 150 ए जमा 100 बी मसावी है कितनी हो जाएगी 10 के है ना टन। मसावत को अलग बदल लेते हैं, तो 150 ए जमा 100 बी मसावी हो गया 10 के। अब ये 10 जो है ये टन है, याद रखिए हम टन में पहले मालूम करेंगे, बाद में हासिल वजन किलोग्राम में मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी पहली मसावत हासिल होगी, मसावत नंबर 1। इस मसावत के अंदर 150 ए जमा 100 बी मसावी 10 यानी 10 से तकसीम भी हो जाता है, हम इसे 10 से तकसीम भी कर सकते हैं और अगली मसावत ले सकते हैं। लेकिन हम पहले बड़ी मसावत लेंगे फिर उसको बाद में तब्दील करके चलेंगे। चलिए आगे लेते हैं। दूसरी शर्त के दी गई है, फिर से एक बार ट्रक है, ट्रक के अंदर आपको दिया गया है क्या ये एक किस्म के 260 संदूक, चलिए भर देते हैं। एक किस्म के 260 संदूक भर दिए, पैक कर दिए और ऊपर लगा दिए, लिख दिए 260 ए हैं। फिर 20 किस्म के संदूक दिए गए हैं। संदूक रखे तो ट्रक 10 टन की गुंजाइश पूरी होने के लिए, ये ट्रक की गुंजाइश 10 टन पूरी करनी है, बाकी है। तो 20 किस्म के कितने संदूक भरने हैं? 20 किस्म के 40 संदूक रख देते हैं। तो 20 किस्म के 40 संदूक रख दिए, तो अब ये गुंजाइश कितनी पूरी हो गई? तो 260 ए और 40 बी ये दोनों की जमा करने पर कुल वजन हो जाता है कितना? तो 10 टन। इस सवाल में दिया गया है, हम ले लेते हैं 10 टन। अगली मसावत भी हमारी हासिल हो गई, 260 ए जमा 40 बी है ना, मसावी है 10 टन। मसावी 10 टन यानी मसावी 10 भी ले सकते हैं। मसावत को मतलब लिखेंगे 260 ए जमा 40 बी मसावी 10, ये हो गया आपकी मसावत नंबर 2। अगली मसावत, अब दोनों मसावतें आपके सामने हैं, मसावत नंबर 1 है, मसावत नंबर 2 है। अब ये दोनों मसावतों को जैसा मैं पहले बताया कि 150 ए जमा 100 बी मसावी है, 100 बी मसावी है 10 के। ये मसावत जो है 10 से पहले तकसीम पूरी हो जाती है। दूसरी मसावत भी 260 ए जमा 40 बी मसावी 10, ये भी मसावत ये पूरी 10 से तकसीम हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, मसावत नंबर 1 और मसावत नंबर 1 को 10 से तकसीम कर लेते हैं। अब 1 को ही क्यों कर रहे हैं, ये खास बात है। 1 को हम इसलिए कर रहे हैं कि मसावत नंबर 1 में अगर देखा जाए तो 150 ए जमा 100 बी मसावी 10 है, तो अगर हम 10 से तकसीम करेंगे तो 15 जमा 10 15 ए जमा 10 बी मसावी 1 हासिल होता है। दूसरी मसावत को 10 से तकसीम करेंगे तो 4 हासिल होता है ना, बी की जगह पर। तो 10 ए अगर हासिल हुआ और उसी को बाद में 4 से हम ضرب कर दें तो 40 बी हो जाता है। तो 40 बी के साथ काट सकते हैं और ए की कीमत हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे कि मसावत नंबर 1 को 10 से तकसीम करेंगे। तो मसावत नंबर 1 ले लेते हैं, 150 ए जमा 100 बी मसावी 10 से तकसीम करना है। किससे करना है? तो 10 से करना है। तो पहले 10 से करते हैं, 10 से 10 सिफर सिफर के साथ कट दिया, बच गया 15 ए जमा का जमा रहेगा, फिर 10 और 100 दोनों को तकसीम करते हैं। 10 का 10 10 दाएं 100 10 बी मसावी 10 का 10 10 का 10 हमारे पास आ गया। 1 के अगली मसावत हासिल हुई जिसे हम मसावत नंबर 3 नाम दे देते हैं। 15 ए जमा 10 बी मसावी है 3। मसावत नंबर 3 को हम क्या करेंगे 4 से ضرب करेंगे। मसावत नंबर 3 को 4 से ضرب करने को, तो मसावत नंबर 3 ले लेते हैं, उसको 4 से ضرب कर देते हैं। तो मसावत नंबर 3 को हमने ले लिए 15 ए जमा 10 बी मसावी, इसको किससे ضرب करना है
4 तो कॉस के बाहर ले लेते हैं। तब इसको क्या करेंगे, 4 का जब जो है वो कॉस के अंदर होगा, किसके साथ होगा, तो 15 ए के साथ होगा। 15 चौक हो गया ये 7 ए, जमा की अलामत उसके आगे थी, है ना, तो जमा की अलामत। फिर 4 का जब जो है वो 10 बी के साथ होगा, तो ये 4 का है 40, जमा वाला मुस्बत 40 बी हो जाएगा। फिर मसावी का मसावी रहेगा। फिर 4 का जब जो है वो कॉस के अंदर 1 के साथ होगा, तो 4 1 का 4 हो जाता है। यानी अगली मसावत हमें हासिल होगी, ये मसावत नंबर है 4। ठीक है, अब मसावत नंबर 3 हमारे पास जो हासिल हुई थी, है ना, मसावत नंबर 3 जो थी, मसावत नंबर 3 इसकी वजह से मसावत नंबर 4 हासिल किए, तो मसावत नंबर 2 हमारे पास जो है। ठीक है, मसावत नंबर 2 लेंगे, 260 1 जमा 40 की मसावी 10। अब अगर इन दोनों मसावत नंबर 4 2 और 4 का मुआवजा अगर करेंगे, तो पहले हम मुआवजा करते पर हमें दिखता है कि 60 ए और 260 ए दोनों अलग अलग, मुतगय्यर तो एक जैसे हैं लेकिन जरी अलग अलग। लेकिन उसी के दूसरे हिस्से में अगर देखेंगे तो यहाँ पर 40 बी और 40 बी दोनों भी मुतगय्यर भी एक जैसे, जरी भी एक जैसे। तो मसावत नंबर 4 और 2 दोनों की अलामत देखें। पहले 40 की अलामत जमा की, दूसरी अगली मसावत की भी 40 की, 40 के साथ जब अलामत जमा की, दोनों अलामतें एक जैसी हैं, अमल मनफी का कर दें, यानी मसावत 4 और 2 की मनफी करते हैं। 2 और 4 की मनफी करने पर हमारे पास हो जाता है, पहले मसावत नंबर 4 ले लेते हैं, तो 60 ए जमा 40 बी मसावी 4। फिर मसावत नंबर 2 लेंगे, 260 ए जमा 40 बी मसावी 10 के अमल मनफी का करना है, इसलिए मनफी की अलामत लगेगी। तब यहाँ पर जमा 40 ए और जमा 40 बी, जमा मनफी है वो मनफी होगा, तो दोनों एक दूसरे से यहाँ पे कर जाते हैं। तो यहाँ पे कौन बचा, तो यहाँ पे बच गया 60 ए और 260 ए। अब 60 ए और 260 ए के साथ अमल कौन सा होना चाहिए, मनफी का। अब छोटे अदद में से बड़ा अदद निकालेंगे, 60 में से 260 निकालेंगे, तो हमारे पास बच जाएगा मनफी 200 ए, है ना, मसावी का मसावी रहेगा। फिर 4 और 10 दोनों के साथ भी अमल करेंगे, कौन सा, मनफी का। 4 छोटा अदद, 10 बड़ा अदद, 4 में से 6 गया, 10 गया, मनफी का 6 बच गया। अब दोनों तरफ अगर गौर कर रहे हैं तो मनफी की अलामत है, मनफी के साथ कट जाता है। हमारे पास है मसावत 200 ए मसावी है 6 की। अब लेकिन हमें एक ही कीमत मालूम करनी है, इसलिए 200 जो है ना, ये जो 200 है वो दर्पण में दूसरी जानिब चला जाता, बटे में चला जाएगा, तब एक ही कीमत 6 बटा 200 हो जाएगी। लेकिन 6 और 200 ये दोनों में तकसीम हो जाते हैं, 2 से अगर तकसीम करें तो 2 किया 6 और 200 2 1 का 2 यानी 100 बच जाएगा। तो यहाँ पे इसको तकसीम कर लेते हैं, तो हमें एक ही कीमत हासिल होगी। 200 को तकसीम करेंगे 2 से तो 100 और 6 को तकसीम करेंगे 2 से तो 3 आ जाएगा, तो 3 बटा 100 यहाँ पे हमें एक ही कीमत हासिल हो गई, यानी एक संदूक का वजन हमें हासिल हो गया 3 बटा 100। ठीक है, अब हमने सवाल में टन था तो टन ही रखे थे, तब्दील नहीं किए थे, इसलिए हम यहाँ पे टन ही लेते चलते हैं, आगे उसे कन्वर्ट करेंगे, आगे हम कर लेते हैं। अब एक ही कीमत हमें हासिल हो, एक ही कीमत कितनी आ गई 3 बटा 100। अब ये एक ही कीमत को हम मसावत में रखते हैं एक, तो मसावत एक ले लेते हैं, तो 150 ए जमा 100 बी मसावी 10, तो 150 जैसा सब वैसा। ए की कीमत क्या है, तो 3 बटा 100 है, तो वहां पे जब के साथ 150 ए यानी जब की अलामत है, पहले भी देखिए, तो वहां पे जब 3 बटा 100 हो जाएगा, जमा 100 मसाव बी मसावी 10 जैसा था वैसा, जमा 100 बी मसावी 10 जैसा। अब 150 और 3 का जब कर लेते हैं, 15 जब 45 हो गया, 450 हो गया, 450 बटा 100 जमा 100 बी मसावी है 10 जैसा था वैसा ले लेते हैं, है ना। अब 100 बी मसावी 10 जैसा था वैसा ले लेते हैं, और जो 450 बटा 100 है वो दर्पण की दूसरी जानिब लेकर आते हैं, अलामत बदल जाएगी, जमा का अब अलामत हो जाएगी मनफी, है ना। अब क्या करेंगे, 100 भी जैसा था वैसा, मसावी का मसावी 10 और 100 तिरछा जब कर लेते हैं, 10 और 100 का जब करेंगे 1000 हो जाएगा, मनफी 450 450 बच जाएगा 100। ठीक है, हमारे पास मसावा जो हासिल है क्या हुई, 100 भी मसावी है 1000 मनफी 450 बटा 100। अब 1000 और 450 ये दोनों की मनफी कर लेते हैं, 100 भी का 100 भी रखते हैं, 1000 मसावी मसावी 1000 मनफी 450 का रब करेंगे, मनफी करेंगे, मनफी करने पर हमें यहाँ से 550 बटा 100। अब यहाँ से थोड़ा तवज्जो से, हमारे पास 100 बी था, बी की कीमत मालूम करनी है, 100 बी की कीमत मालूम करनी है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 100 बी मसावी है 550 बटा 100, ये जो 100 है इसे दर्पण की दूसरी जानिब नस्ब नुमा में आ जाएगा, दोनों जब में हो जाएंगे, लेकिन ऊपर 550 से तकसीम का बन हो सकता है, एक सिफर के साथ कर गया। अब ऊपर 55 बच गया, नीचे 10 जब
100 बच गए। ठीक है, अब ये जो 10 है और ऊपर ये 100 है, ये दोनों का जब कर लेते हैं, 10 और 100 का जब कर लेंगे। तो 55 बटा 10 और 100, 55 का 55 बटा 10 और 100 का जब लग गया 1000 आ गया, है ना। अब इसको यहाँ पे रखेंगे, इसको आगे तकसीम कर सकते हैं और 5 से भी तकसीम कर सकते हैं, 5 एक 5, है ना। लेकिन फिर अब नीचे जो अदद हासिल हुआ हमें, वो हमें आगे सवाल को हल करने में काफी सहूलत देगा, इसलिए हम जैसे वैसा रखते हैं। यानी बी की कीमत, ए संदूक का वजन भी मालूम हो गया, बी संदूक का वजन भी हमारे पास हासिल हो गया। ए संदूक का वजन हमारे पास है 3/100, ए संदूक का बटा वजन 3/100 क्या है, लेकिन ये तो ये टन, 3/100 टन। अब क्या करते हैं, 3 को 100 से तकसीम करता है, इनको 100 से तकसीम करेंगे। अब 100 है, अशारिया लगेगा, 2 सिफर है ना, तो 2 अदद के बाद अशारिया लगेगा, तो यहाँ पे क्या हुआ, सिफर अशारिया। 100 से तकसीम करने के बाद 3 को सिफर अशारिया सिफर, देखिए 3 सिफर, 2 अदद के बाद अशारिया लगा, 3 इकाई में 3 था, दाएं में कुछ नहीं था, सिफर लिए अशारिया लगा दिए, सिफर हो गए, सिफर अशारिया सिफर 3 हो गए। अब ये टर्म है, हाँ, उसी तरह से बी की कीमत मालूम कर ले, 55 बटा 1000, 55 बटा 1000। इसलिए हम क्या करते हैं, ऊपर तकसीम नहीं किए, आसानी होने के लिए। अब 3 अदद के बाद अशारिया ले लेते हैं, 3 अदद के बाद अशारिया लेंगे, ये टर्म में है, 3 अदद के बाद इसको अशारिया ले लेते हैं, मसाले के मसाले लेते हैं। अब 3 अदद के बाद 55 का 5 इकाई, फिर 5 दाई, फिर सैकड़े में सिफर आना चाहिए, यानी सिफर अशारिया सिफर 5 आपका जवाब आएगा। ये हो गया टन में। लेकिन सवाल में हमें टन में मालूम नहीं करना, हम क्या करते हैं, इसको किलोग्राम में तब्दील करना है। तो 1 टन हमारे पास मालूम होना चाहिए, 1 टन किसके मसावी है, तो 1000 किलोग्राम, 1 टन मसावी 1000 किलोग्राम। एक की कीमत क्या है हमारे पास, एक की कीमत है सिफर अशारिया सिफर 3 जर, इसको जब्त कर लेते हैं 1000 से, 1 टन मसावी, हाँ 1000 है तो 1000 से जब्त कर लेंगे। जब 1000 से हम इसको जब्त करते हैं, तो अब 2 अदद के बाद अशारिया था, 2 अदद पर, तो 2 सिफर कट जाएंगे और 1 सिफर का इजाफा होगा, नहीं हो गया 30 किलोग्राम दोनों का। फिर बी की कीमत मालूम करते हैं, सिफर अशारिया सिफर 5 जर, किससे, 1000 से, तो 1000 से करने का तो ये हो जाता है 55 किलोग्राम। लिहाजा हमारे पास उस बारबरदार ट्रक में ए संदूक का वजन जो है वो 30 किलोग्राम और बी संदूक का वजन जो है वो है 55 किलोग्राम, दोनों का सही है। उम्मीद है सवाल समझ में आया होगा। सवाल को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, देखें, हल करें। जब तक आप हल नहीं करेंगे तब तक सवाल ज्यादा सताएगा, तो उसके बचने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा सवाल को 1 से 2 मरतबा हल करें। पहले वीडियो को मुकम्मल देख लें, 1 मरतबा हल कर लें सवाल, फिर जो जहां पे अटक रहा है दोबारा वीडियो देखकर फिर और 1 मरतबा उसको हल करें। आप ऐसा करेंगे तो आपको सवाल हल करने में काफी आसानी होगी। ठीक है, चलिए फिर इसी मश्क का आखिरी सवाल जो है वो भी हम आज यहाँ पर लेके मश्क को मुकम्मल करते हैं। अगला सवाल जो है हमारे पास तीसरा आखिरी सवाल आज के लिए, आज का तीसरा सवाल, माजिद ने 1600 किलोमीटर सफर के दौरान कुछ फासला बस के जरिए और बाकी फासला हवाई जहाज के जरिए से पूरा किया। माजिद का किया है जिसमें 2 हिस्सों में उन्होंने अपने सफर को रखा। पहले हिस्से में उन्होंने बस से सफर किया और दूसरे हिस्से में उन्होंने सफर किया है हवाई जहाज से। आगे सवाल के जरिए बस की औसत रफ्तार 7 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी बस की रफ्तार क्या थी, तो 7 किलोमीटर प्रति घंटा थी। उसी तरह से सवाल में आगे, और हवाई जहाज की औसत रफ्तार 700 किलोमीटर प्रति घंटा है और अगर सफर के लिए 5 घंटे लगे हो, यानी सफर मुकम्मल करने के लिए 5 घंटे लगे, किलोमीटर का फासला उन्होंने 5 घंटों में मुकम्मल किया, जिसमें 2 चीजों का इस्तेमाल किया, एक बस के जरिए से कुछ फासला तय किया गया और बाकी का जो फासला था वो तय करने के लिए उन्होंने हवाई जहाज का इस्तेमाल किया। दोनों की रफ्तारें आपके सामने भी दी गई है, वक्त दे दिया गया है, फासला मुकम्मल फासला भी दिया गया, कुल फासला भी दिया गया। सवाल की तरह आगे पूछा गया है कि माजिद ने बस के जरिए कितने किलोमीटर का फासला सफर किया, तो हमें यहाँ पर माजिद ने बस के जरिए किया गया सफर कितने किलोमीटर का था ये हमें मालूम करना है। सवाल के अंदर इस सवाल को 2 तरीकों से बढ़ा सकते हैं हम, किस तरह से, तो इस तरह से सवाल के अंदर बस का सफर, बस के जरिए तय करता फासला मालूम करने के लिए बोला गया है। उसी तरीके से हम सवाल को अगर बदलते हैं तो जहाज के जरिए तय करता, हवाई जहाज के जरिए तय करता फासला भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ज्यादा सवाल आसान है।
ज्यादा मुश्किल नहीं होगी हमें हल करने में। तो हम लेकिन सवाल के अंदर तो बुनियादी चीजें हैं जो हमें समझनी चाहिए। सवाल को अगर हम फिर से अगर पढ़ेंगे तो हमें मालूम होगा कि कुल फासला जो है बस जमा हवाई जहाज दोनों के जरिए तय किया गया फासला, फिर रफ्तार दे दी गई, फासला दे दिया गया, रफ्तार दे दी गई और साथ में तीसरी कंडीशन में वक्त भी दे दिया गया। हमारे पास एक फर्स्ट चलते हैं कि फर्ज किया कि माजिद ने बस के जरिए से कितने किलोमीटर, तो x किलोमीटर का फासला और हवाई जहाज के जरिए से y किलोमीटर का फासला तय किया। बस के जरिए से x किलोमीटर का और हवाई जहाज के जरिए से y किलोमीटर का फासला तय किया गया है। हमारे पास एक जाता है फासला मसावी है, वक्त मसावी है, फासला बटे रफ्तार, है ना, वक्त मसावी है, फासला बटे रफ्तार है। अब ये जाब्ते की जरूरत हमें क्यों है? क्योंकि सवाल के अंदर वक्त दे दिया गया, फासला कुल दे दिया गया, पूरा है, लेकिन हर हिस्से का फासला नहीं, फासला नहीं, वही मालूम करने के लिए। और रफ्तारें भी दी गई, बस के जरिए बस की रफ्तार कितनी थी और हवाई जहाज की रफ्तार भी कितनी थी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले बस के जरिए से, बस के जरिए जो सफर किया गया उसके लिए दरकार वक्त, देखिए अब कुल वक्त था 5 घंटे का, लेकिन बस के लिए अलग वक्त लगा होगा और हवाई जहाज के लिए कुछ वक्त अलग लगा होगा। तो हम यहाँ पे जाब्ता इस्तेमाल करते हुए चलते हैं, वक्त मसावी है, वक्त हम मालूम कर रहे हैं, तो फासला, फासला कितना बस के जरिए से हमने फर्ज किया हुआ है, तो वो है x किलोमीटर का, तो वहां पे ले लेते हैं x बटे में आ जाएगा। रफ्तार, रफ्तार दी गई है, वही दिया है सवाल के अंदर, तो रफ्तार दी है 60 किलोमीटर फी घंटा, तो यहाँ बटा 60 घंटे, यानी x बटा 60 घंटे लगे थे बस के जरिए से, है ना। फिर हवाई जहाज के जरिए से वक्त कितना लगा था, तो हवाई जहाज के दरकार वक्त जो है उसके अंदर भी फासला जो हमारे पास है, फासला कितना है, तो हमने पास किया y फासला, तो इसलिए आ जाएगा y बटा, है ना, रफ्तार कितनी फर्ज की, तो रफ्तार भी सवाल के अंदर कितनी 700 किलोमीटर फी घंटा, तो बटा 700 घंटे। अब यहाँ पर हवाई जहाज के जरिए कितना वक्त लगा और बस के जरिए कितना वक्त लगा ये हमें पता चलेगा। अब ये क्यों मालूम किए, क्योंकि सवाल के अंदर 2 शर्त में से दूसरी शर्त जो है वो शर्त इसी पर मबनी है। पहली शर्त के अंदर आपको सवाल के अंदर दिया हुआ है माजिद ने 100 का सफर तय किया, ठीक है, तो पहली शर्त ले लेते हैं, माजिद ने 1900 किलोमीटर के सफर के दौरान कुछ फासला बस के जरिए और बाकी फासला हवाई जहाज के जरिए पूरा किया, यानी बस के जरिए हमने फर्ज किए थे x किलोमीटर और y दूसरा y किलोमीटर फर्ज किया है हवाई जहाज के जरिए से, दोनों मिलाकर तो ये x जमा y मसावी है 1900 किलोमीटर का फासला यहाँ पर हासिल हो गया। और ये आसान सी पहली मसावत हमें हासिल हो गई, मसावत नंबर 1। देखिए x जमा y मसावी है 1900 क्यों आया, तो x ये बस से जरिए तय करता फासला था, जमा y हवाई जहाज से जरिए तय करता फासला था, कुल फासला दिया हुआ है, मतलब x जमा y, x और y दोनों की जमा करनी पड़ेगी, तो हमें 1900 हासिल, ठीक है। अगली शर्त पढ़ते हैं, दूसरी शर्त आपके पास दी गई है कि बस की औसत रफ्तार 60 किलोमीटर फी घंटा और हवाई जहाज की औसत रफ्तार 700 किलोमीटर फी घंटा है। अगर सफर 5 घंटे लगे हो तो 5 घंटे लगे, हमने मालूम किया वक्त के बस के जरिए कितना फासला तय किया गया, बस की रफ्तार 16 किलोमीटर फी घंटा थी, तो उसके वक्त कितना लगा था, तो x बटा 60, है ना। फिर हवाई जहाज के जरिए से 700 किलोमीटर फी घंटा है, उसके लिए वक्त कितना लगा था, y बटा 700, दोनों मिलाकर कितना वक्त, कितने घंटे लगे थे कुल, तो 5 घंटे लगे थे, इसलिए जमा y जमा हो जाएगा और कुल वक्त आ जाएगा 5, है ना, यानी x बटा 7 जमा y बटा 700 मसावी आ जाएगा 5, मसावा को तरतीब दे देते हैं, यानी x बटा 7 जमा y बटा 700 मसावी 5 में x और 700 तिरछा जब करते हुए चलते हैं, ये हो जाएगा 700 x, फिर जमा किया जैसी की वैसी रहेगी, फिर y और 7 दोनों का जब करते हैं, दोनों का जब करने के बाद जवाब आएगा 700y बटा 60 ज़र 700, दोनों भी आ जाएंगे ज़र की अलामत के साथ, मसावी का मसावी 5 का 5, ठीक है। अब हमारे पास एक मसाला हासिल है, एक इक्वेशन है 700x जमा 7y बटा 60 ज़र 700 मसावी 5, है ना। अब क्या करते हैं, 700x जमा 7y जैसा तो वैसा ले लेते हैं, मसावी का मसावी ले लेते हैं, 5 का 5 भी ले लेते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे क्यों ले रहे हैं, अब बचा हुआ जो है 60 जब 700 जो है 7 जब 700 तिरछा जब हो जाएगा 5 के साथ, इसलिए 7 जब 700 आ गया। अब यहाँ पर पूरी मसावा एक सबके पास सिफर है, मतलब 10 से सब तकसीम होने वाला, ठीक है। एक है 10 में इकाई दाई में एक आता है, एक से भी सब तकसीम हो जाएंगे,
एक के अलावा 2 से होता है कि देखेंगे 700 है, 2 से दशमलव हो जाता, 350 होता है, 60 है, 2 से दशमलव हो जाता है, 5 नहीं होता, 60 हो जाता, 700 हो जाता, 5 नहीं भी हुआ तो चलता, क्यों? क्योंकि जमा की अलामत नहीं, जब की अलामत है तो जब हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या करते हैं, मसावत को 20 से तकसीम कर लेते हैं, मसावत को 20 से तकसीम कर लेंगे, मसावत ले लेते हैं सबसे पहले। तो 700 x जमा 60 y मसावी है, 5 जब 60 जब 700, तकसीम का अमल करेंगे, 20 से 7 करेंगे, 20 का से तकसीम 700 को करें, 35x बच जाता है, जमा का जमा, 60 को फिर 20 से तकसीम करें तो हमारे पास 20 या 60 हो जाएगा, यानी 3 y आ जाएगा, मसावी का मसावी रहेगा। यहाँ पे 20 और 60 दोनों में से 20 या 60 कर लेते हैं, 3 बच जाता है, 3 बचे 15 और उसके बाद उसका जब कर लेंगे 700 के साथ, जवाब आ जाता है 10,500। और ये हमारी अगली मसावत हासिल होगी, मसावत नंबर 2। अब हमारे पास 2 अलग अलग मसावत हैं। पहली मसावत जो है x जमा y मसावी 1900 और दूसरी मसावत जो है वो है 35 x जमा y मसावी है 10,500। दोनों मसावतों का अगर मुवाजना हम करते हुए चलते हैं तो मुवाजने में हमें क्या पता चलता है, तो पहली मसावत में x का जरी 1, दूसरी मसावत में x का जरी 35, पहली मसावत में y का जरी 1, दूसरी मसावत में y का जरी 3, मेरे ख्याल से 3 छोटा है 35 से, है ना। अगर हम मसावत नंबर 1 को 35 से ज़रब करेंगे तो बहुत बड़ा अदद हो जाता है, लेकिन मसावत नंबर 1 को अगर वापस से हमने 3 से ही ज़रब कर लिए तो हमारी मसावतें आसान हो जाएगी, यानी 3y मसावत नंबर 1 में भी हासिल, 1 के जरिए से भी हासिल हो जाएगा और मसावत नंबर 2 में तो ऑलरेडी 3y है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो पहली मसावत के अंदर और दूसरी मसावत में मुआवजा करने पर 35x और x अलग अलग है ना। फिर दूसरी मसावत में आसान होता है, y मुतगय्यर के साथ आसान होता है, y मुतगय्यर के साथ जो आसानी हो रही है वही अमल करते हैं। क्या करेंगे, मसावत नंबर 1 को 3 से ज़रब करते हैं, मसावत नंबर 1 ले लेते हैं, x जमा y मसावी 1900 ज़रब करेंगे 3 से, तो 3 का ज़रब पहले x के साथ तो 3x हो जाता, चला का जमा, फिर 3 का ज़रब y के साथ, 3 का ज़रब y के साथ हो जाएगा 3y मसावी तो मसावी, है ना। अब 3 का ज़रब किसके साथ होगा, तो 3 का ज़रब होना चाहिए 1900 के साथ, 1900 के साथ जब होगा तो दोनों का ज़रब करने पर 5700 में हासिल होगा, 19 या 57, 2 से घटकर 2 से। और अगली मसावत नंबर 3 हमें हासिल हो गए। अब हम पर 2 अलग अलग मसावतें हैं, अलग मसावतें हासिल होगी। पहली मसावत के जरिए से हमने मसावत नंबर 3 हासिल किए, अब मसावत नंबर 2 और मसावत नंबर 3 अलग अलग लेते हैं, दोनों की मनफी करेंगे। अब दोनों की मनफी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मसावत नंबर 2 के अंदर जमा 3 वाला है, मसावत नंबर 3 के अंदर भी जमा 3 वाला है, मुतगय्यर के साथ साथ जरी भी हमारे एक जैसे हैं। मसावत नंबर 2 और 3 की मनफी अगर कर लेते हैं तो y कट जाएगा और हमें x की कीमत हासिल होगी। चलिए मसावत नंबर 2 ले लेते हैं। मसावत नंबर 2 हमारे पास जो है वो 35 से x जमा 3y मसावी 10,500। उसी तरीके से मसावत नंबर 3 जो हमारे पास हासिल हुई 3x जमा 3y मसावी है 5700। दोनों मसावतों का अगर मुआवजा करें तो पहले x के साथ 35 है, फिर दूसरी मसावत में x के साथ 3, पहली मसावत में फिर y के साथ 3y और दूसरी मसावत में y के साथ 3 है, दोनों भी। अब दोनों मसावतों में अलामतें 3y के साथ अलामतें मुस्बत की, तो अमल मनफी का करने से दोनों कट जाते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मसावत नंबर 3 और 2 की मनफी करते हैं। मसावत नंबर 3 ले लेंगे 35x जमा 3y मसावी 10,500। उसी तरह से 3x जमा 3y मसावी 5,700। अमल मनफी का करेंगे, मनफी का अमल करने पर तब यहाँ पर जमा 3y और अब मनफी 3y दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, है ना। कौन बचा, तो 35x और 3x मनफी का अमल करेंगे, 32x बच गया, मसावी को मसावी 10,500 और 5,700 की मनफी करते हैं 4,800 बच जाता है ना। 10,500 और 5,700 की मनफी करने पर 4,800 बच गया, हमारे पास आया 32x मसावी 4,800 के 32 को तरफाने दूसरी जानिब लेके चल जाते हैं, नस्ब नुमा में होगा, तकसीम का अमल होगा, 32 से तकसीम करते हैं 4,800 को, तो हमारे पास जवाब हो जाता है x मसावी है 150। तो मेरे ख्याल से हमारा जवाब यहाँ पे मुकम्मल हुआ, x मसावी 150 आया। लेकिन ये कीमत किसकी है, तो ये कीमत हमारे पास जो है माजिद ने बस के जरिए से तय किया गया फासला 150 किलोमीटर का है। बस के जरिए 150 किलोमीटर का फासला तय किया गया था। सवाल के अंदर इतना ही पूछा गया है कि बस के जरिए से फासला कितना तय किया गया। अगर सवाल के अंदर पूछा जाता कि हमारे जज के जरिए से फासला कितना तय किया गया तो आगे वाला हल करना पड़ेगा, लेकिन हम दोनों भी आगे का भी हल कर लेंगे, क्योंकि अगर सवाल बदल के आए तो हमें हल करना आना चाहिए। तो आगे सवाल के अंदर हल करने के लिए हमारे पास x की कीमत आई 150,
और हमारे पास पहली मसावत है x जमा y मसावी है 1900। तो x जमा y मसावी 1900 यानी x की कीमत मसावत नंबर 1 में रख लेते हैं, x जमा y मसावी 1900, x की जगह पर कीमत रखेंगे अब 150, तो x को निकाल देते हैं, उसकी जगह 150 ले लेते हैं, जमा y मसावी 1900 जैसा था वैसा ले लेते हैं। तब ये जो जमा 150 है ये दरमियान की दूसरी तरफ चला जाता है, अलामत बदलेगी, जमा की अलामत की मनफी की अलामत हो जाएगी, यानी y की कीमत हमें हासिल होने वाली है। कब हासिल होने वाली? जब y की कीमत हम हासिल कर सकते हैं, कब 1900 में से 150 मनफी करते हैं, तो 1900 में से 150 मनफी करने पर y की कीमत आएगी 1750, यानी y मसावी आ गया 1750, यानी हवाई जहाज के जरिए से 1750 किलोमीटर का फासला तय किया गया। हवाई जहाज के जरिए से 1750 किलोमीटर का फासला यहाँ पर तय किया गया। ठीक है, इस तरीके से हमारे इस मश्क के तमाम सवाल मुकम्मल हुए, मश्क से लेकर शायद ये 5 भी मुकम्मल हो गई। उम्मीद है तमाम सवाल सबको समझ में आए होंगे। इंशाल्लाह अगले वीडियो के अंदर हम अगला सबक शुरू करने वाले हैं। मजमूई सवाल भी इसके बाकी हैं, मजमूई सवाल इंशाल्लाह हम बाद में लेने वाले हैं, लेकिन अगला वीडियो जो रहेगा वो ज्योमेट्री का हम शुरू करने वाले हैं। अगले वीडियो हम ज्योमेट्री का पहला सबक मुतशाबिहत लेने वाले हैं। तो चैनल को देखते रहें, वीडियोस को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिसकी वजह से आपको आगे की नोटिफिकेशंस खुद आपको मिलते रहें। इंशाल्लाह अगले वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।